तो अगर बच्चों का टारगेट आईआईटी या नीट है या हायर स्टडीज फिजिक्स लेके पढ़ना है, तो हम लोग कोर्स के अपार्ट कुछ एडिशनल हम लोग काम भी करने वाले हैं। तो हम लोग आज शुरू कर रहे हैं क्लास 9th का साउंड चैप्टर, और इसमें थोड़ा सा हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे सो दैट कि हम इन फ्यूचर अगर हमें फिजिक्स लेकर पढ़ना है या आईआईटीज के लिए तैयारी करना है या फिर नीट के लिए तैयारी करना है, तो हम लोग को डिटेल स्टडी रिक्वायर्ड है। सो बियॉन्ड हमारा कोर्स जो है हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग का चैप्टर है साउंड। तो पहला हम लोग का जो है कि साउंड एक तो वेव है, तो पहले वेव क्या है उसका बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो व्हाट इज वेव? तो ए वेव इज ए डिस्टर्बेंस which propagates from one region to another without involving the transfer of matter but carries energy and momentum। यानी वेव वो चीज है, वेव एक डिस्टर्बेंस है। और आप लोग वेव देखे भी होंगे, वाटर में वेव देखे हैं या फिर सितार का स्ट्रिंग में वेव देखे हैं। तो वो क्या करता है कि एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, और प्रोपागेट करना मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोपागेशन, फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। तो ये वेव जो है एक जगह से दूसरे जगह जाता है, लेकिन साथ में कोई मैटर लेके नहीं जाता है। वेव जब एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो साथ में कोई मैटर ट्रांसफर नहीं होता है। तो क्या ट्रांसफर होता है? इट कैरीज, उसके साथ एनर्जी जाएगा और मोमेंटम जाएगा। ओके, तो वेव इज ए और आप लोग वेव देखे भी होंगे, जैसे वाटर का रिपल, मान लीजिए ये वाटर है और यहाँ पर अगर आप कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो चारों तरफ वेव क्रिएट होता है, कॉन्सेंट्रिक वेव। और आपको ऐसा लगेगा कि कुछ चीज जहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट किया गया वहाँ से बाहर आ रहा है, आउटवर्ड रेडियल आ रहा है, तो वो कोई सामान लेके नहीं आ रहा है, कोई मैटर वो नहीं आ रहा है। मैटर जो है अपने जगह पे ही अप एंड डाउन वाइब्रेट करता है, अप एंड डाउन हाँ वाइब्रेट करता है। लेकिन जो जिस जगह से डिस्टर्बेंस हुआ उस जगह से जो आगे बढ़ा उसमें एनर्जी आगे आया। तो एनर्जी और मोमेंटम यहाँ पर, तो आप देखिएगा अगर यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट किए और यहाँ पर कोई अगर प्लास्टिक का बॉल वगैरह है तो इसको भी ये मोमेंटम शिफ्ट कर देता है। तो जब इस पे भी ये पहले तो स्थिर था, लेकिन वेव जैसे आएगा तो इसमें भी देखिएगा डिस्टर्बेंस आ गया, मतलब मोमेंटम आया इसको। और ये ऊपर नीचे कर रहा, तो ऊपर नीचे करने के लिए तो पहले तो स्थिर था, लेकिन जैसे वेव आया तो ये ऊपर नीचे, मतलब इसके लिए जो ऊपर नीचे कर रहा है इसके लिए तो एनर्जी चाहिए होगा। यानी यहाँ जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ था वही एनर्जी यहाँ पर आके ट्रांसफर हो गया। यानी वेव, व्हाट इज वेव? वेव इज ए डिस्टर्बेंस व्हिच प्रोपागेट्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन विदाउट इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर ऑफ मैटर। कोई मैटर ट्रांसफर नहीं होता है, ये मूल बिंदु है, बट कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम। लेकिन उस जगह से जहाँ पर वेव क्रिएट हुआ है उस पॉइंट से आगे एनर्जी, जैसे वेव आगे जाएगा तो साथ में एनर्जी लेके जाएगा और मोमेंटम लेके जाएगा। हम लोग को वेव को क्लासिफाई कर सकते हैं, अगर नेसेसिटी ऑफ द मीडियम है तो इस हिसाब से हम लोग दो वेव्स बनता है, दो तरह का वेव बनेगा जिसमें आपको मीडियम का जरूरत है। मीडियम इज रिक्वायर्ड, मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोपागेशन। जैसे साउंड वेव हुआ, इसको मीडियम चाहिए होगा। और दूसरा, मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड, मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रोपागेशन, medium is not required for propagation।
मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रोपागेशन। कुछ वेव का मीडियम का जरूरत पड़ता है, कुछ वेव का प्रोपागेशन में मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल जिसमें मीडियम का जरूरत पड़ता है ये हो आपका साउंड वेव, और जिस वेव को प्रोपागेट करने के लिए कोई मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं, हम बेस्ट एग्जांपल है लाइट वेव। और दूसरा कैटेगरी है जिसमें वेव को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस एंड वेव मोशन। ओके, तो ये जो है यहाँ पर यह भी, इसका भी दो क्लासिफिकेशन होगा। एक तो देखिए इसका भी हम लोग 1 2 नाम दे देते हैं। मान लीजिए डिस्टर्बेंस इस डायरेक्शन में हो रहा है, अप एंड डाउन, और वेव जा रहा है आगे की तरफ, ठीक। तो ये स्ट्रिंग वगैरह में देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए सितार का स्ट्रिंग है, तो सितार का स्ट्रिंग का जो वाइब्रेशन है वो ऊपर नीचे होता है, ठीक है। इस तरह का ऊपर नीचे वो वाइब्रेट करता है। सितार का स्ट्रिंग ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है। इस तरह का वाइब्रेट करेगा, लेकिन सितार का स्ट्रिंग में जो वेव जो है वो आगे तरफ चलता है, और हमें इस तरह का वेव देखने को मिलता है। तो इसका जो पैटर्न होगा इस तरह का देखने को होगा, और इससे हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ट्रांसवर्स वेव। तो इसमें जाता तो आगे है, लेकिन डिस्टर्बेंस जो है वो परपेंडिकुलर है, यानी वेव का डायरेक्शन यहां पर लेफ्ट टू राइट, और डिस्टर्बेंस हो रहा अप एंड डाउन। तो जब डिस्टर्बेंस और डायरेक्शन ऑफ वेव इसका बीच परपेंडिकुलर होगा, यानी दोनों आपस में परपेंडिकुलर होगा, डिस्टर्बेंस और डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ये आपस में अगर परपेंडिकुलर होगा तो इस तरह का वेव को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। इस तरह का वेव को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस एंड वेव मोशन का जो इसका क्लासिफिकेशन का दूसरा हिस्सा है उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसका दूसरा हिस्सा जो है, पहला हिस्सा था ट्रांसवर्स, उसमें हम लोग क्या देखें कि डिस्टर्बेंस और डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन आपस में परपेंडिकुलर है, और इसमें होता है पैरेलल। ये हम लोग को देखने को मिलता है स्प्रिंग वगैरह में। तो स्प्रिंग में आप अगर ये एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग में एक जगह आप कंप्रेस कर देंगे तो देखिएगा फिर वो दूसरे जगह पे वो एक्सपेंडेड फॉर्म रहेगा, क्योंकि एक जगह जैसे कंप्रेस करेंगे तो ये पार्ट एक्सपेंडेड रहेगा, ठीक है। और इस कंप्रेशन को जैसे रिलीज कर देंगे तो ये आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर कंप्रेशन रहेगा, यहाँ पर जो एक्सपेंडेड पार्ट होता है उसका यहाँ पर हम लोग लैंग्वेज में रेयरफेक्शन बोलता है। तो C स्टैंड्स फॉर कंप्रेशन और R स्टैंड्स फॉर रेयरफेक्शन। तो फिर ये देखिए ऑल्टरनेटली कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होते जाएगा। ये देखिए यहाँ पर रेयरफेक्शन हो गया, हाँ, और यहाँ पर कंप्रेशन, यहाँ पर रेयरफेक्शन, और इसी तरह से ये C स्टैंड्स फॉर कंप्रेशन, C कंप्रेशन, और R स्टैंड्स फॉर रेयरफेक्शन। और कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन और कंट्रैक्शन भी कह सकते हैं, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन से ये आगे बढ़ते रहता है। यानी यहाँ पर क्या होता है कि डिस्टर्बेंस भी राइट लेफ्ट हो रहा है और वेव भी आपका राइट लेफ्ट में ही प्रोपागेट कर रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस और डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन ये आपस में आइदर दे आर समटाइम पैरेलल और समटाइम दे आर एंटी पैरेलल। और इसके पहले जो था वो ट्रांसवर्स वेव था, और ट्रांसवर्स वेव में क्या था कि डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस जो था वो वेव मोशन के परपेंडिकुलर था, और यहाँ पर क्या है
पैरेलल है। तो डिस्टरबेंस और वेव मोशन आपस में पैरेलल है और इसका नाम है लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, लॉन्गिट्यूडनल वेव इसका नाम है। तो एक तो स्प्रिंग में ये आपको एग्जांपल मिला, और हम लोग जो बात करते हैं या कहीं से भी कोई साउंड जनरेट होता है तो वहाँ भी जहाँ पर ये होता है तो वहाँ पर भी कंटिन्यूअस आपको इस तरह से कंप्रेशन रेयरफेक्शन देखने को मिलेगा। वहाँ पर कंप्रेशन वहाँ पर होगा जहाँ पर एयर का डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा, और रेयरफेक्शन उस जगह पे होगा जहाँ पर एयर का डेंसिटी कम हो जाएगा। तो जब भी कोई साउंड जनरेट होता है तो कोई चीज़ वाइब्रेट करता है, तो जब वाइब्रेट करेगा तो जो सामने का एयर है उसको कंप्रेस कर देता है, और फिर धीरे धीरे वो कंप्रेस और बगल वाला आपका एयर का डेंसिटी कम रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि रेयरफेक्शन हुआ। और फिर इसी तरह से कंटिन्यूअस वो आगे बढ़ते जाता है। तो आगे बढ़ेगा तो साथ में कोई मैटर को लेके नहीं जाएगा, एक एनर्जी आएगा, वही एनर्जी हमारा जो कान में सेंसेशन प्रोड्यूस करता है उसी को हम लोग साउंड बोलते हैं। तो लगे हाथ इसमें हम लोग को साउंड का डेफिनेशन भी पता चल गया कि कोई सोर्स से अगर कोई चीज वाइब्रेट किया तो वहां पर जो साउंड क्रिएट हुआ, जो वाइब्रेशन क्रिएट हुआ, वहां से जो वेव जनरेट हुआ वो वेव हमारे पास आया, और मेरे कान में ऑडियो सेंसिटिव नर्व्स होते हैं, उस नर्व को नर्व में सिग्नल पहुंचाया। वो हमारा कान का जो नर्व है उस सिग्नल को रिसीव किया और फिर उसको ऑडियो सेंसिटिव नर्व के थ्रू ब्रेन में भेजा, और ब्रेन आइडेंटिफाई किया हाँ भाई ये साउंड प्रोड्यूस हुआ, ये साउंड ए साउंड है, ये बी साउंड है, ये किसी का नाम बोल रहा है। तो इस तरह से साउंड जो है हमारे पास आता है और हम लोग उसको परसीव करते हैं। ओके, तो ये जो साउंड एनर्जी जो हम लोग रिसीव किए, तो किसी वेव के कहीं पर जो वाइब्रेशन हुआ वहीं से वो एनर्जी मेरे पास आया। तो साउंड भी एक काइंड ऑफ एनर्जी हुआ व्हिच क्रिएट्स सेंसेशन इन आवर ईयर, और वहाँ पर जो है वो सेंसेशन को रिसीव करके ऑडियो सेंसिटिव जो नर्व्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारा ब्रेन में भेजता है। तो इसी तरह से हम लोग कोई साउंड को परसीव करते हैं। तो वाइब्रेटिंग बॉडी से जो वेव प्रोड्यूस हुआ वो वेव हम लोग अभी डिस्कस किए कि कोई मैटर लेके नहीं आया, लेकिन कुछ एनर्जी लेके आया। जब वो एनर्जी जो वाइब्रेटिंग बॉडी से जो एनर्जी आया वो अगर कोई हमारा कान में सेंसेशन प्रोड्यूस करता है तो उस चीज को हम लोग बोलेंगे ये साउंड एनर्जी है या साउंड है। सिंपली इट इज अ साउंड। साउंड प्रोडक्शन के लिए, साउंड का प्रोपागेशन के लिए मैटर का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग जो पहला क्लासिफिकेशन किए थे ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड और मटेरियल नहीं नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अभी हम लोग जो क्लासिफिकेशन किए थे जिसमें मैटर रिक्वायर्ड और जिसमें था मैटर नॉट रिक्वायर्ड। तो मैटर रिक्वायर्ड इसको हम लोग मैकेनिकल वेव भी बोलते हैं, इसका नाम है मैकेनिकल वेव। तो साउंड वेव इज ए मैकेनिकल वेव। और अगर पूछता है कि व्हाई इट इज ए मैकेनिकल वेव, क्योंकि इसका प्रोपगेशन जो है ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम थ्रू व्हिच इट्स प्रोपगेट्स। तो क्यों मैकेनिकल वेव बोला जाता है साउंड वेव को? बिकॉज प्रोपगेशन of sound depends upon the mechanical properties of the medium
through which sound propagates। तो साउंड का प्रोपागेशन जो है किसी जिस मीडियम से जा रहा हो उस मीडियम का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो भाई ये जो और मैटर नॉट रिक्वायर्ड, जो वेव का प्रोपागेशन मैटर नॉट रिक्वायर्ड उस पे से तो वो वैक्यूम के थ्रू कैन प्रोपागेट थ्रू वैक्यूम, कैन मैटर चाहिए ही नहीं है तो कैन प्रोपागेट थ्रू वैक्यूम। सूरज से सनलाइट धरती पे आ गया तो कोई बीच में कोई मीडियम है ही, है ना। तो लाइट जो आ गया उसके लिए कोई मीडियम का जरूरत ही नहीं पड़ा। तो जब मैटर नॉट रिक्वायर्ड तो उसको हम लोग बोलेंगे कि उसका एग्जांपल्स है आपका इसका इस तरह का आपका नॉन मैकेनिकल वेव है। ये इस तरह का वेव का प्रोपागेशन के लिए कोई हमको मीडियम का जरूरत नहीं है। तो मीडियम का प्रॉपर्टीज से मतलब ही नहीं है, वो मीडियम है ही नहीं तो मीडियम का प्रॉपर्टीज कहाँ रहेगा। तो इसका एग्जांपल्स है आपको देखिए, इसका एग्जांपल्स है आपका रेडियो वेव, हाँ, माइक्रोवेव, फिर हम लोग लाइट जिसको बोलते हैं, एक्सरे, एक्सरे हुआ, इंफ्रारेड, लाइट जो हम लोग देखते हैं। अब लाइट में भी जितने भी पार्ट्स है, हाँ, और अल्ट्रावायोलेट, एक्सरे तो लिखा गया है, चलिए सीरियली लिखते हैं तो एक्सरे इसके बाद ही लिखेंगे, RMI, लाइट, यूवी, एक्सरे यहाँ लिखते हैं। यूवी मतलब अल्ट्रावायोलेट, एक्सरे और गामा रे, ठीक है। नेक्स्ट है पल्स, द वेव सेटअप बाय ए सिंगल डिस्टर्बेंस, एक सिंगल डिस्टर्बेंस अगर प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम लोग पल्स बोलते हैं। तो इस तरह से मान लीजिए एक वॉल है और इसमें एक स्ट्रिंग बंधा हुआ है और हम लोग एक सिंगल डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेंगे तो ये धीरे धीरे इस तरह करके आगे बढ़ेगा। पहले तो ऊपर ऐसे रहेगा, फिर ऐसी करके ये आगे एक ही डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगा, इसको पल्स बोलते हैं और इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके, एंड नेक्स्ट है पीरियोडिक वेव। तो कई सारा पल्स, हाँ, मिल के पीरियोडिक वेव बनाता है। तो हम लोग पीरियोडिक वेव का डेफिनेशन अगर पूछता है तो हम लोग लिखेंगे एक कंटिन्यूअस स्ट्रेन ऑफ वेव पल्सेस, एक कंटिन्यूअस स्ट्रेन ऑफ वेव पल्सेस generated at regular interval of time in a medium is called periodic wave. So periodic wave क्या हुआ कि ये पल्स होगा लेकिन एक साथ एक रेगुलर इंटरवल में कंटिन्यूअस पल्स हम लोग जनरेट करते जाए, तो जो पैटर्न हमें दिखेगा, यही स्ट्रिंग अगर ले तो उस स्ट्रिंग में इस तरह का पैटर्न लगेगा, दिखेगा। तो स्ट्रिंग का एक एंड है और एक एंड को पकड़ के अगर हम लोग इस तरह से कंटिन्यूअस ऊपर नीचे करते रहें, अप एंड डाउन करते रहें, तो यहाँ पर एक कंटिन्यूअस पल्स प्रोड्यूस होगा, ट्रेन ऑफ पल्सेस प्रोड्यूस होगा, जो जिसका शकल जो होगा वो इस तरह का होगा और इसी को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक वेव। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक वेव। The propagation of wave represented by sine function or cosine function is said to be simple harmonic wave। और साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन क्या है थोड़ा सा हम बता देते हैं कि ये हम लोग आप लोग ग्राफ पढ़े हैं, तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन का पढ़े हैं, पैराबोला का ग्राफ पढ़े हैं। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ तो ये हो गया और पैराबोला का जैसे आप लोग ग्राफ पढ़े हैं मैथ्स में, ये आपका पैराबोला का ग्राफ है या पैराबोला का ग्राफ इस तरह का हुआ। इस तरह का छोटा छोटा ग्राफ्स आप लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन ये उसी तरह का हम लोग का ग्राफ ट्रिगोनोमेट्री वगैरह में भी मिलता है, तो उसका भी डिटेल्स में स्टडी आप लोग इन फ्यूचर करेंगे। तो साइन फंक्शन का ग्राफ इस तरह का होता है,
इस तरह का साइन फंक्शन का ग्राफ होता है। तो ये भी वेव का भी ग्राफ इस तरह का मिलता है आपको। तो इस तरह का ग्राफ से अगर किसी वेव को रिप्रेजेंट कर पाएंगे तो इसे हम लोग सिंपल हार्मोनिक वेव भी बोलेंगे। साइन कोसाइन इस तरह का भी हो सकता है, इसको कोसाइन का ग्राफ बोलता है। ठीक है, ये साइन का ग्राफ हुआ, और ये कोसाइन का ग्राफ हुआ। ठीक, ये आपका ओमेगा टी वाला एक्सिस है। तो ये थोड़ा सा भी ये आप लोग को ये हो सकता है कुछ चीज़ें आपको ब्लर लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप लोग क्लास 11th में जाएंगे तो ये सारी चीज़ आपको और क्लियर हो जाएगा। खैर, जो आपका जानकारी चाहिए होगा, थोड़ा सा हम लोग बोले थे कि हम लोग थोड़ा सा एडवांस स्टडी करेंगे। तो सिंपल हार्मोनिक वेव किसको बोलेंगे? जो प्रोपागेशन ऑफ वेव रिप्रेजेंटेड बाय साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन। और साइन फंक्शन का ग्राफ और कोसाइन फंक्शन का ग्राफ, और इसके पहले भी हम लोग देखिए कि जो ग्राफ हम लोग बनाए थे वो भी इसी तरह का ग्राफ बना था। पीरियोडिक वेव्स का जो ग्राफ बनाए थे वो इसी तरह का ग्राफ बना था। तो इस तरह का ग्राफ से अगर हम लोग किसी वेव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उस वेव को हम लोग बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक वेव। तो सिंपल हार्मोनिक वेव हुआ वो वेव हुआ जिसको हम लोग साइन फंक्शन या कोसाइन फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक आएगा ट्रैवलिंग वेव। ट्रैवलिंग वेव हुआ आपका व्हेन ए वेव मूव फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन एंड डू नॉट रिटर्न बैक, कॉल्ड ट्रैवलिंग वेव। ये आगे जहां से प्रोड्यूस हुआ उसके बाद वो आगे निकलते गया, तो वो जो रिटर्न नहीं करेगा उस तरह का जो वेव आगे प्रोपागेट करता ही चला गया। तो जैसे जनरली नेक्स्ट है स्टेशनरी वेव। ए वेव पैटर्न फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ टू वेव हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी। तो भाई फ्रीक्वेंसी क्या हुआ कि कोई वेव एक सेकंड में कितना बार वाइब्रेट कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो कोई 60 बार वाइब्रेट कर रहा है एक सेकंड में, अपने जगह पे ऊपर नीचे हो रहा, तो उसका फ्रीक्वेंसी 60 हो जाएगा। कोई 70 कर रहा तो उसका फ्रीक्वेंसी 70 हो जाएगा। और एम्पलीट्यूड क्या है कि जो वाइब्रेटिंग बॉडी है, मान लीजिए एक वाइब्रेटिंग बॉडी है और ये ऊपर जा रहा है और नीचे भी आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे भी आ रहा है, एक वाइब्रेटिंग बॉडी ऊपर नीचे हो रहा है। जैसे ड्रम हुआ, ड्रम का तो जितना मैक्सिमम ऊपर गया इसको हम लोग उसका एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो ए स्टेशनरी वेव का हम लोग डेफिनेशन में ए वेव पैटर्न फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ टू वेव्स। तो दो वेव का जब सेम फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड होगा एंड ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन ए फिक्स्ड स्पेस इज कॉल्ड स्टेशनरी वेव। तो क्या क्या कंडीशन हुआ कि फ्रीक्वेंसी सेम होना है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड। कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी एक सेकंड में कितना बार वाइब्रेट कर रहा है उसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। उसका एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, मतलब जो वाइब्रेटिंग बॉडी है, दो अगर अलग अलग वाइब्रेटिंग बॉडी है तो अपना जो रेस्ट पोजीशन है, रेस्ट पोजीशन से जो वाइब्रेट करेगा तो मैक्सिमम दूरी, एक वाइब्रेटिंग बॉडी जितना दूर गया दूसरा वाइब्रेटिंग बॉडी भी उतना ही दूरी जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि उसका एम्पलीट्यूड भी सेम है। बट ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक पूरब से पश्चिम जा रहा तो दूसरा पश्चिम से पूरब जाएगा। उसके बाद ऐसा अगर ये सारे कंडीशंस होता है तो जो नया वेव बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे स्टेशनरी वेव। अब देखिए नया वेव का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई दो वेव है, मान लीजिए एक वेव 1 है और दूसरा वेव कहीं और वाइब्रेटिंग बॉडी से दूसरा वेव 2 है। ओके, तो जब ये दोनों मिक्स करेगा तो उसका एम्पलीट्यूड वगैरह चेंज हो जाएगा। मान लीजिए एक का एम्पलीट्यूड 4 मीटर है, दूसरा का एम्पलीट्यूड 5 मीटर है, और मिलेगी जब दोनों मिक्स करेगा और मिक्स करके जो एक तीसरा वेव बनाएगा तो उसका एम्पलीट्यूड 9 वेव होगा ऐसा जरूरी नहीं है, 9 मीटर होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो वेव्स आपस में मिक्स होता है। वेव्स इन जनरल 2 या 3 वेव अगर रहेगा तो आपस में मिक्स होगा, और मिक्स होने के बाद ये जो नया एक वेव प्रोड्यूस होगा तो उसका एम्पलीट्यूड इन दोनों का एम्पलीट्यूड का सम का बराबर होगा या फ्रीक्वेंसी सम का बराबर होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। ओके, तो ये जो मिक्सिंग ऑफ वेव है
इसका हम लोग साउंड चैप्टर में इसका या वेब चैप्टर में इसका एक नाम है, इसका हम लोग इंटरफेरेंस बोलते हैं। उसका भी डिटेल से स्टडी इन फ्यूचर होगा। यहाँ पर हम लोग स्टेशनरी वेव में क्या होता है कि दो वेव मिक्स हो रहा है। मिक्सिंग दो वेव हो रहा, अगर दो वेव मिक्स होगा और ये कंडीशन है कि दोनों वेव का फ्रीक्वेंसी बराबर है, मान लीजिए एक का फ्रीक्वेंसी x हर्ट्ज है, दूसरा का फ्रीक्वेंसी भी अगर x हर्ट्ज है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है और दोनों किसी फिक्स्ड स्पेस में है और इफ दे आर ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो मिक्सिंग होने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग बोलेंगे स्टेशनरी वेव। रिजल्ट आने का मतलब क्या कि दो वेव मिक्स हो सकता है और मिक्स करने के बाद तीसरा वेव बनेगा। ओके, तो एक वेव मान लीजिए वेव नंबर 1 है, दूसरा वेव नंबर 2 है, मिक्स हो जाएगा तो वेव नंबर 3 बनेगा। यहां पर बोल रहा है कि यहां पर भी एक तीसरा वेव बन रहा है और एक वेव जो है उसका फ्रीक्वेंसी x होगा, दूसरा वेव का भी फ्रीक्वेंसी x होना है। एक का एम्पलीट्यूड मान लीजिए 4 मीटर है या y मीटर है, तो दूसरे का भी एम्पलीट्यूड y मीटर होना चाहिए, स्पेस फिक्स होना चाहिए और डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए। यानी मान लीजिए एक यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल है, एक पाइप के अंदर दो वेव है और ये सारे कंडीशन फिल अप कर रहा है, तो ये दो वेव का मिलने से जो तीसरा वेव प्रोड्यूस होगा उस वेव का नाम होगा स्टेशनरी वेव। दो वेव मिलने से एक तीसरा वेव प्रोड्यूस होता है, उसमें पहला वेव और दूसरा वेव दोनों अपना अपना आइडेंटिटी खो देता है और एक तीसरा आइडेंटिटी उसका बन जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सोडियम और क्लोरीन मिक्स हुआ तो बन गया सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड में ना तो सोडियम अपना प्रॉपर्टी खोता है, क्लोरीन अपना प्रॉपर्टी खोता है और बना के तीसरा एक कंपाउंड बनाता है सोडियम क्लोराइड। इसी तरह से यहाँ पर भी वेव नंबर 1 वेव नंबर 2 मिक्स हुआ और तीसरा वेव बनाया। तो अगर तीसरा वेव जो बना, पहला दो वेव का कंडीशन अगर ये है, तो उस केस में तीसरा वेव को हम लोग स्टेशनरी वेव बोलेंगे। क्या क्या कंडीशंस है? दोनों का फ्रीक्वेंसी बराबर होना है, दोनों वेव का फ्रीक्वेंसी बराबर होगा, हाँ, उसके बाद दोनों का एम्पलीट्यूड भी बराबर होगा और एक देखिए यहाँ और फिक्स्ड स्पेस में एक आ रहा ऊपर से नीचे और एक आएगा नीचे से ऊपर। ठीक, इन दैट केस जो तीसरा वेव बनेगा उस वेव को हम लोग बोलेंगे स्टेशनरी वेव। तो ये था वेव का वन ऑफ द वैरायटी। सो कुछ टर्म्स रिलेटेड टू वेव हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी on either side from its mean position is called amplitude of wave और इसका यूनिट होता है मीटर। तो ये आपका मीन पोजीशन, वाइब्रेशन का पहले मान लीजिए अगर ये स्ट्रिंग ही है तो वाइब्रेशन का पहले इसका पोजीशन ये था, लेकिन जब वाइब्रेट कर रहा है तो इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है तो एक साइड में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ इसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। आइदर साइड ये भी एम्पलीट्यूड होगा, ये भी एम्पलीट्यूड होगा, राइट। अगर मान लीजिए ये एक पेंडुलम है, तो पेंडुलम मैक्सिमम इधर गया और इधर मैक्सिमम ये गया, तो ये जो गया इसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलेंगे, यहां से मैक्सिमम जो गया। ठीक, और वाइब्रेशन का पहले इसका पोजीशन ये था। ओके, तो इसको तो हम लोग वाइब्रेशन बोलते नहीं, इसको हम लोग ऑसिलेशन बोलते हैं। ऑसिलेशन इसलिए बोलते हैं कि इसमें नंबर ऑफ, इसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। जब फ्रीक्वेंसी कम होगा, इस तरह का जो बॉडी है जो ऑसिलेट कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी कम होगा तो हम लोग ऑसिलेशन बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम लोग वाइब्रेशन बोलते हैं। एनीवे, तो ये अगर इसका ग्राफ हम लोग बनाएंगे तो एक ये भी सिंपल हार्मोनिक वेव का ग्राफ देगा। तो इसका एम्पलीट्यूड, कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड जो होगा वो जब वाइब्रेशन का पहले जहां पर था और उसके बाद वाइब्रेशन के बाद मैक्सिमम कितना दूर जा रहा है उसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं और इसका यूनिट है मीटर। ठीक, ये अगर मान लीजिए दो एंड पे फिक्स है और एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को हम लोग प्लग नहीं किए, प्लग करने का पहले स्ट्रेच स्ट्रिंग है और ये दो नेल है, तो अभी ये इसका बोलेंगे मीन पोजीशन, और जब हम इसको प्लग करेंगे मान लीजिए तो ये वाइब्रेट करेगा इस तरह से। ठीक है, तो मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ इसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलेंगे। दिस इज योर एम्पलीट्यूड। ओके, ए से डिनोट करते हैं
और इसका यूनिट है मीटर। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। तो टाइम टेकन बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी और ऑसिलेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन और वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। तो ये देखिए, मान लीजिए, तो यहाँ एक कंप्लीट वाइब्रेशन कब बोलेंगे? यहाँ से इधर गया, यहाँ से इधर गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ आया, ये हुआ एक कंप्लीट वाइब्रेशन, राइट। तो अगर इसको वेब फॉर्म में हम लोग शो करेंगे तो यहाँ से यहाँ आया, ये एक कंप्लीट वाइब्रेशन हुआ, ठीक। सो मीन से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से मीन, फिर मीन से मिनिमम और अदर साइड में मैक्सिमम, और फिर मीन पे आ जाना, ये कंप्लीट हुआ एक वाइब्रेशन, ठीक। तो यहां से अगर यहां एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, इसको हम लोग प्लग करके छोड़ देते, एक वाइब्रेशन कब बोलेंगे? कि यहां गया, मीन पोजीशन से ऊपर गया, ऊपर से फिर मीन पोजीशन पे आया, फिर नीचे आया, फिर मीन पोजीशन पे आया, तब हम लोग बोलेंगे कि एक वाइब्रेशन कंप्लीट हुआ। तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट कैसे हुआ? इसको हम प्लग करके छोड़ दिए, तो जैसे ऊपर गया, सॉरी, मीन पोजीशन से जैसे ऊपर गया, यहां से यहां तक आया, फिर यहां से यहां तक आया, फिर यहां से यहां तक आया, फिर यहां से यहां तक आया, ठीक। यानी मीन से ऊपर गया, फिर ऊपर से, ये मीन है, मीन से ऊपर गया, ऊपर से फिर मीन आया, फिर मीन से नीचे तरफ मैक्सिमम गया, और फिर मीन पे आ गया, तब जाके हम लोग बोलेंगे कि एक कंप्लीट वाइब्रेशन हुआ। और इस कंप्लीट वाइब्रेशन करने में जितना समय लगेगा, उसी को हम लोग, उस वाइब्रेटिंग बॉडी का हम लोग बोलेंगे टाइम पीरियड, और इसका यूनिट है सेकंड। वेवलेंथ, नेक्स्ट है वेवलेंथ। वेवलेंथ, एक कंप्लीट वेव का जो लेंथ होगा उसी को हम लोग वेवलेंथ बोलेंगे, ठीक। तो एक वेवलेंथ क्या हुआ? एक वेवलेंथ, ये देखिए, मान लीजिए, तो ये एक वेव हुआ, सो यहां से यहां तक का जो दूरी होगा, इसको हम लोग वेवलेंथ बोलेंगे। यहां पर देखिए, यहां से यहां तक एक ठो जो है ये वेव होगा, अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो ये एक कंप्लीट वेव हुआ, ठीक है। क्रेस्ट का मीन से बीच से और दूसरा क्रेस्ट का बीच तक का जो दूरी होगा, सॉरी, कंप्रेशन का बीच का दूरी, या फिर दो रेयरफेक्शन का बीच का दूरी जो होगा, उसको हम लोग, दो रेयरफेक्शन का दूरी को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। इन शॉर्ट हम लोग ये भी बोल सकते हैं, ये अगर ये तो आपका ट्रांसवर्स वेव है, तो दो क्रेस्ट का बीच का जो दूरी होगा उसको हम लोग बोलेंगे, दो क्रेस्ट का बीच का दूरी को हम लोग बोलेंगे वेवलेंथ। यानी अगर हम लोग ट्रांसवर्स वेव में वेवलेंथ किसको बोलेंगे? डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crest, or distance between two consecutive troughs, इसको हम लोग बोलेंगे वेवलेंथ। या फिर इसको हम लोग बोलेंगे कि ये जो एक कंप्लीट वेव है, इसको फिगर पर कभी दिखा सकते हैं, तो इसके यहां से यहां तक का दूरी को हम लोग बोलेंगे वेवलेंथ। और अगर लॉन्गिट्यूडनल है, तो लॉन्गिट्यूडनल के लिए हम लोग वेवलेंथ के क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल का वेवलेंथ, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल का वही चीज हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive troughs, two consecutive compressions or distance between two
कंजिक्यूटिव रेयरफैक्शंस, इसको हम लोग वेवलेंथ बोलेंगे, और इसका यूनिट है मीटर, इसका यूनिट है मीटर। तो ये एक सिंगल वेव है, तो एक सिंगल वेव देख लीजिए, और यहां से यहां तक एक वेव, और इसको डिनोट किया जाता है, एक ग्रीक वर्ड है लैम्डा, वेवलेंथ को डिनोट किया जाता है ग्रीक वर्ड लैम्डा से, इसको वेवलेंथ को इसी से डिनोट किया जाता है। और यहां से यहां तक का लैम्डा हो गया, यहां से यहां तक लैम्डा बाई 2, और यहां से यहां तक लैम्डा बाई 4, ठीक है। तो ये देखिए हम 4 हिस्से में बांट दिए वेव को, यहां से यहां तक लैम्डा बाई 4, 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 ऑल टुगेदर मिलके 4 को लैम्डा बाई 4 यानी 1 लैम्डा हो जाएगा। ग्रीक वर्ड लैम्डा इस तरह से लिखा जाता है। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस परफॉर्म्ड इन 1 सेकेंड, कोई एक वाइब्रेटिंग बॉडी 1 सेकंड में जितना नंबर ऑफ वाइब्रेशंस करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, और इसका यूनिट है हर्ट्ज। हर्ट्ज एक साइंटिस्ट थे, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसको हम लोग बोलते हैं हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। वो हम लोग 12 में पढ़ेंगे, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट हम लोग का है, स्पार्क से किए थे, और इसीलिए उसके नाम के ऑनर में इस फ्रीक्वेंसी का यूनिट को रखा गया है हर्ट्ज। और फ्रीक्वेंसी को हम लोग कई तरह से डिनोट कर सकते हैं, एक तो एफ से डिनोट करते हैं, एन से भी डिनोट करते हैं, और एक ग्रीक लेटर है न्यू, इसको बोलता है न्यू, न्यू से भी हम लोग फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट टर्म है वेलोसिटी, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को अगर हम मान लेते हैं v से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को हम लोग v से डिनोट करते हैं। तो अभी हम लोग कुछ रिलेशंस करेंगे, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, वेलोसिटी इज इक्वल टू एफ स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड होगा। और फ्रीक्वेंसी और आपका टाइम पीरियड में एक रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड, तो इसको हम लोग यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो हमारा तीसरा इक्वेशन में मिल जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड इनटू लैम्डा। और वेलोसिटी को हम लोग अभी थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव का। सो वेलोसिटी या स्पीड ऑफ साउंड वेव इज इक्वल टू अंडर रूट ई बाई रो। ई है आपका इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम, इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम, जो मीडियम की इलास्टिसिटी जितना ज्यादा होगा, और रो जो है वो डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो जहां पर जिस मीडियम का इलास्टिसिटी ज्यादा होगा उसमें स्पीड ज्यादा होगा, और डेंसिटी जितना ज्यादा होगा स्पीड उतना कम होगा, क्योंकि डेंसिटी डिनोमिनेटर में है। और एक फॉर्मूला है गामा पी बाई रो। तो गामा क्या है, ये है आपका हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ये हुआ है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका रेशियो को हम लोग गामा बोलते हैं। और अगर एयर में पास कर रहा, तो एयर के थ्रू अगर प्रोपागेट कर रहा साउंड आगे जा रहा है, तो इसका वैल्यू एयर के लिए आपका गामा, एयर के लिए जो होगा इसका वैल्यू हो जाएगा 1.4। लेकिन एयर ही रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है, मान लीजिए कोई हाइड्रोजन का चेंबर है उससे साउंड पास करा रहा है, तो इस केस में चेंज हो सकता है गामा का वैल्यू, हालांकि हाइड्रोजन में चेंज नहीं होगा, ओजोन में चेंज हो जाएगा, ठीक। सो ये मॉलिक्यूल का मीडियम का ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, किस मीडियम से उस मीडियम में कैसा मॉलिक्यूल है उसके ऊपर ये गामा का वैल्यू डिपेंड करेगा। जो मीडियम है वो डायटोमिक है कि मोनोएटोमिक है कि ट्राइएटोमिक है, तो गामा का वैल्यू, खैर अभी हम लोग को उतना ये नहीं करना है। तो गामा जो है, गामा एक फैक्टर है,
वो बताता है कि वो भी एक फैक्टर है, वो डिटरमाइन करता है वेलोसिटी ऑफ द साउंड। और क्या है, पी, पी स्टैंड्स फॉर प्रेशर, पी स्टैंड्स फॉर प्रेशर, ठीक है। तो गामा पी और रो है डेंसिटी। लेकिन एक मजेदार बात है कि प्रेशर जब बढ़ेगा तो डेंसिटी उसी रेशियो में बढ़ जाएगा। तो इसीलिए वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। कि मान लीजिए प्रेशर अगर 2p हो जाएगा तो डेंसिटी भी तुरंत वो मीडियम का 2 रो हो जाएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल किसी प्रेशर को डबल कर दिए तो डेंसिटी भी डबल हो जाएगा, तो कट के क्या हो जाएगा, गामा पी बाई रो। यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड प्रेशर को बढ़ाने से कोई वेलोसिटी ऑफ साउंड पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। डेंसिटी के साथ क्या रिलेशन है कि डेंसिटी बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगा, और वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। तो स्पीड ऑफ, अभी बताएं, स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, नो इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, तो स्पीड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी बढ़ेगा तो स्पीड घटेगा, डेंसिटी घटेगा तो स्पीड बढ़ेगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने से स्पीड बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने से गर्मी का दिन में साउंड का स्पीड ज़्यादा हो जाएगा और जाड़े का दिन में स्पीड कम हो जाएगा। और इसका कारण है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, देखिए डेंसिटी के साथ रिलेशन है। टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा तो डेंसिटी घट जाएगा साउंड का। एटमॉस्फेयर में अगर टेम्परेचर बढ़ गया, गर्मी का दिन में क्या होता है कि एटमॉस्फेयर का डेंसिटी घट जाता है, डेंसिटी घटेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, डेंसिटी घटेगा, और डेंसिटी घटेगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा। और इसका एक रिलेशन है, साउंड का स्पीड जो है अलग अलग टेम्परेचर, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे साउंड का स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक रफ कैलकुलेशन है, T डिग्री सेंटीग्रेड, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये हो जाएगा 330 प्लस 0.61 प्लस 0.61 इंटू टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। तो मान लीजिए थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी बाद में कर लेंगे, ठीक है। मान लीजिए 40 डिग्री टेम्परेचर है, तो उस केस में आपका स्पीड ऑफ साउंड हो जाएगा Vt इक्वल टू 330 प्लस 0.61 इंटू 40। इसको कैलकुलेट करके हम लोग बता सकते हैं। सो 330 प्लस 24.4 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 0.4, 4, 5, 354.4 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गया 40 डिग्री पे। अलग अलग टेम्परेचर पे आप निकाल सकते हैं स्पीड। तो फॉर्मूला क्या हुआ, तो टेम्परेचर के जगह पे यहाँ पर फॉर्मूला पे 0.61 इंटू टेम्परेचर जो होगा, तो 40 डिग्री पे अगर पूछता है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप सिंपल कैलकुलेशन है, कर सकते हैं। बहुत एक्यूरेट नहीं है लेकिन है एक्यूरेट, आप इसका काम चलाओ है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये दिया हुआ है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक, तो उस केस में 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ साउंड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पीड ऑफ साउंड हो जाएगा 330 प्लस 0.61 इंटू 50,
सो 330 प्लस ये हो जाएगा 30.5। सो देख रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ रहा है 360.5 मीटर पर सेकेंड। खैर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो बहुत रेयरली ही टेम्परेचर राजस्थान वगैरह में पहुंचता होगा। तो जब स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगा तो हम लोग का ये एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगा, और उसके लिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, राइट। अब आएंगे हम लोग इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी पे। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, तो अगर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेगा तो स्पीड ऑफ साउंड में इफेक्ट आएगा, हाँ, और बहुत ऑब्जर्वेबल इफेक्ट आएगा। ह्यूमिडिटी बढ़ने से भी स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी अगर होगा, मान लीजिए ये है, तो साउंड का ये एटमॉस्फेयर का डेंसिटी घट जाएगा। तो कंप्लीट ह्यूमिडिटी अगर रहेगा तो 5/8 टाइम्स हो जाएगा डेंसिटी, 5/8 टाइम्स ऑफ द डेंसिटी। तो 5/8 टाइम्स मतलब ये 5/8 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका वैल्यू ये डेंसिटी को घटा देगा। हाँ, कोई 1 से छोटा संख्या से कोई चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उस संख्या को घटा देता है। तो डेंसिटी जब घट जाएगा ह्यूमिडिटी के कारण, तो डेंसिटी घट जाएगा, तो ये इस रिलेशन से हमको पता है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ जाएगा। तो ह्यूमिडिटी में क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा ह्यूमिड रहेगा तो वो आपको हमको ऑब्जर्वेबल इफेक्ट देखने को मिलेगा, और वो क्या करता है, डेंसिटी को, एटमॉस्फेयर का डेंसिटी को घटा देता है, और एटमॉस्फेयर का डेंसिटी अगर घट जाएगा तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगा इस रिलेशन के अकॉर्डिंग्स। साउंड का स्पीड के ऊपर विंड का भी इफेक्ट पड़ता है। मान लीजिए साउंड इस डायरेक्शन में चल रहा है और विंड भी इस डायरेक्शन में, तो स्पीड बढ़ जाएगा। विंड का डायरेक्शन ये और साउंड का भी डायरेक्शन ये, स्पीड बढ़ जाएगा। साउंड का डायरेक्शन ये, विंड का डायरेक्शन ये, स्पीड घट जाएगा। ये साउंड का डायरेक्शन हुआ, ये विंड का डायरेक्शन हुआ, इन दिस डायरेक्शन स्पीड ऑफ साउंड विल डिक्रीज। तो विंड अगर साउंड की डायरेक्शन में है तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, विंड अगर साउंड का अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड डिक्रीज कर जाएगा। वेलोसिटी ऑफ साउंड अलग अलग मीडियम में, देखिए एयर में इसका ये है, कार्बन डाइऑक्साइड में ये, फिर लिक्विड वगैरह होगा तो थोड़ा सा और स्पीड बढ़ गया, और सॉलिड में पहुंच गए तो और बढ़ गया। तो स्पीड ऑफ साउंड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है, और ये डिपेंड करता है कि मीडियम का इलास्टिसिटी के ऊपर, मीडियम का डेंसिटी के ऊपर। जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा स्पीड कम होगा, जितना ज़्यादा इलास्टिसिटी होगा उतना ज़्यादा इसका स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगा। तो किसी मटेरियल का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इसका स्पीड डिपेंड कर रहा है, इसीलिए साउंड वेव को हम लोग मैकेनिकल वेव भी बोलते हैं, जिसका चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। रेंज ऑफ हियरिंग, तो रेंज ऑफ हियरिंग बैट के लिए, बैट लोग 10 हर्ट्ज से लेके 100 किलो हर्ट्ज तक, किलो मतलब पीछे 3 जीरो और लग जाएगा, तो बैट जो है 10 हर्ट्ज से 100 किलो हर्ट्ज तक सुन सकता है। कैट 80 हर्ट्ज से 60 किलो हर्ट्ज तक सुन सकता है। डॉग 20 हर्ट्ज से 50 किलो हर्ट्ज तक सुन सकता है, और डॉल्फिन्स 200 हर्ट्ज से लेके 150 किलो हर्ट्ज तक सुन सकता है। और ह्यूमन का रेंज जो है, ह्यूमन का रेंज है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, मतलब 20,000 हर्ट्ज। और ह्यूमन का जो रेंज है उसी के आधार पर हम लोग बताते हैं कि 20 किलो हर्ट्ज से जिसका कम है, 20 हर्ट्ज से जिसका कम है, 20 हर्ट्ज से जिसका कम है, उसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रासोनिक, उसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक साउंड। और जिसका 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होगा फ्रीक्वेंसी, उसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड।
यानी ये साउंड भी नहीं सुन सकते हम लोग और ये भी हम लोग नहीं सुन सकते हैं। लेकिन अल्ट्रासोनिक साउंड हम तो नहीं सुन सकते, लेकिन कौन कौन सुन सकता है? 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा ये सभी सुन सकता है। बैट भी सुन सकता है अल्ट्रासोनिक, कैट भी सुन सकता है। हम नहीं सुन पाएंगे लेकिन कैट सुन लेगा। हम नहीं सुन पाएंगे, डॉग सुन लेगा। हम नहीं सुन पाएंगे, डॉल्फिन सुन लेगा। ठीक है, हम लोग, हमारा जो मैक्सिमम रेंज है हम लोग 20 किलो हर्ट्ज तक ही सुन पाएंगे। उसके आगे जैसे साउंड हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे अल्ट्रासोनिक साउंड। सो सेंसेशन ऑफ साउंड ऑफ टू ह्यूमन ईयर। पिच, पहला है पिच। तो पिच में एक होता है हाई पिच साउंड और एक लो पिच साउंड। हाई पिच साउंड को सरल साउंड बोलते हैं, मतलब ये पतला आवाज होगा। व्हिसल का जो आवाज होगा या आपका हॉर्न का, कार का हॉर्न का जो आवाज होगा उसको हम लोग सरल साउंड बोलते हैं। इसका फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी होता है, हाई फ्रीक्वेंसी। और दूसरा साउंड होता है लो फ्रीक्वेंसी साउंड। ये इसको रंबल साउंड भी बोलते हैं या हेवी साउंड, भारी आवाज। इसको ये लो फ्रीक्वेंसी साउंड होता है, लो फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट इज लाउडनेस। लाउडनेस इज द डिग्री ऑफ सेंसेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए साउंड इन आवर ईयर। और ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कोई साउंड किसी आदमी का ईयर में कितना सेंसेशन प्रोड्यूस कर रहा है, और बराबर साउंड अलग अलग आदमी को अलग अलग सेंसेशन प्रोड्यूस कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन देयर कंडीशन ऑफ ईयर। ईयर का कंडीशन अच्छा है तो सेंसेशन ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, तो साउंड कैन बी लाउड फॉर हिम। और ईयर का सेंसेशन कम है तो साउंड कैन बी लेस लाउड इफ द सेंसेशन इज नॉट प्रॉपर। सो अनहेल्दी आई के लिए एक लाउड साउंड भी फेंट साउंड हो सकता है। और लाउडनेस का यूनिट है बेल, BEL। और चूंकि बेल एक बहुत बड़ा यूनिट है तो इसको हम लोग छोटा कर दिए डेसी। डेसीबेल मतलब 1/10 ऑफ बेल। डेसीबेल मतलब 1/10 ऑफ बेल, इसको हम लोग बोलते हैं डेसीबेल। तो हम अपना सुविधा के लिए बेल को छोटा करके डेसीबेल कर लिए है। तो लाउडनेस का यूनिट हम लोग बोल सकते हैं बेल या डेसीबेल। तो नेक्स्ट आता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज साउंड एनर्जी passing per unit area, passing per unit area per second normally is called intensity of sound. किसी एरिया से कोई साउंड नॉर्मली एक यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया से, पर यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया, तो इनमें से कितना साउंड एनर्जी पास हो रहा है, ठीक है, 1 सेकंड में नॉर्मली, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ साउंड। और इसका यूनिट है वाट पर मीटर स्क्वायर। वाट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी का यूनिट। क्वालिटी और टिम्बर, ये है साउंड वेव। हम गिटार का साउंड को कैसे अलग करेंगे सितार का साउंड से? तो हर एक वाइब्रेटिंग बॉडी का वेव का एक पैटर्न हो सकता है। ये एक मान लीजिए एक पैटर्न हुआ, भले दो वाइब्रेटिंग बॉडी का फ्रीक्वेंसी सेम हो, एम्पलीट्यूड सेम हो, फिर भी हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। मान लीजिए किसी का ऐसा पैटर्न है, तो ये वेव पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है और हमारा कान डिस्टिंग्विश कर लेता है कि ये भाई गिटार का आवाज़ आ रहा है, ये तबला का आवाज़ है, ये सितार का आवाज़ है। तो ये डिपेंड करता है कि पैटर्न ऑफ द वेव। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटी ऑफ द साउंड और टिम्बर। इसके बाद आता है परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। साउंड वी हियर, कोई भी शब्द हम लोग सुनते हैं तो हमारे ब्रेन में वो 1/10 सेकंड के लिए स्टे करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। फॉर एग्जांपल, हमने एक शब्द लिया, सपोज हमने शब्द लिया
कोकोनट, कोकोनट। तो ये कोकोनट मान लीजिए ये एक वेब फॉर्म में आया हमारा कान में, ठीक है, समथिंग ये वेब फॉर्म में आया है। हाँ, इसमें सी है, ओ है, सी ओ, कोकोनट, ठीक है, कोकोनट ये सब आया। तो यहाँ पर ब्रेन में रहेगा तो पहले को एंटर करेगा, फिर दोबारा को आएगा, फिर एन आएगा, फिर नट आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कोकोनट आया तो पहले आया को, फिर यहाँ आएगा, फिर उसके बाद ब्रेन में आएगा को, फिर आएगा नट, है ना। तो ये ब्रेन में, तो ब्रेन में जब को घुसा तो ये 1/10 सेकंड के लिए रहेगा, फिर ये फेड हो जाएगा, तब तक ये को रहेगा, ये भी 1/10 सेकंड के लिए, ये भी 1/10 सेकंड के लिए रहेगा, ओके। और फिर ये ब्रेन से बाहर हो जाएगा, ओके। तो कोई भी साउंड अगर हम लोग सुनते हैं तो वो 1/10 सेकंड के लिए ठहरता है। और ये एक सीरीज ऑफ साउंड है, इसको हम लोग ट्रेन बोलते हैं, एक ट्रेन ऑफ साउंड। तो ट्रेन ऑफ साउंड जो पहले घुसा वो पहले निकल गया ब्रेन से, फिर जो बाद में घुसा वो बाद में निकला ब्रेन से, तो ये 1/10 सेकंड के लिए ठहरता है, 1/10 सेकंड के लिए ठहरता है। सभी साउंड जो होगा, ये साउंड का जो ट्रेन है वो 1/10 सेकंड के लिए ठहरेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। नेक्स्ट है रिवर्बरेशन। द परसिस्टेंस ऑफ साउंड बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। बड़े बड़े हॉल में ये रिवर्बरेशन होता है। परसिस्टेंस मतलब ठहर जाता है कोई साउंड, हाँ, बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। और आपको ऑडिटोरियम वगैरह हॉल में सुनाई देता है, इस तरह का रिवर्बरेशन होता है, और जिससे क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। ये एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, ठीक है। बड़े बड़े हॉल में मान लीजिए कोई आदमी लेक्चर दे रहा है, सपोज यहाँ पर देखिए, समझ लीजिए, पहले कोई आदमी बोला है कि कोकोनट, और फिर उसके बाद उन्होंने बताया एलिफेंट अपना लेक्चर में ही, और बड़े बड़े हॉल है और उसकी डिस्टेंस मान लीजिए बड़े बड़े हॉल में वॉल भी बहुत दूर दूर पे रहेगा। तो सपोज मान लीजिए कोकोनट का पहले कोको घुसा, फिर नट घुसा, फिर एलिफेंट का एली घुसा, फिर फैंट घुसा, ठीक है। तो जब हमारा ब्रेन में तो ठीक है घुसा, पहली बार घुसा, कोई दिक्कत नहीं है, को नट एलिफेंट, ठीक है। को घुसा, ब्रेन से निकल गया, ये को घुसा, ब्रेन से निकला, फिर को घुसा, ब्रेन से निकला, नट घुसा, ब्रेन से निकल गया, फिर एली घुसा, ब्रेन से निकल गया कुछ देर बाद, फैंट घुसा कुछ देर बाद। तो बड़े बड़े हॉल में क्या है कि ये कोकोनट निकल रहा है, एलिफेंट घुस रहा है, और एलिफेंट घुस रहा है तब तक फिर कोकोनट रिफ्लेक्ट होकर आ गया कोकोनट। तो एलिफेंट निकलने का पहले कोकोनट का कोको घुस गया। तो ब्रेन में एक ही टाइम पे एलिफेंट का एलिफेंट भी है, ब्रेन में फैंट भी है, और पीछे से रिफ्लेक्ट होकर कोको घुस गया, कोको घुस गया। फैंट तब तक है ही है, फैंट निकला नहीं है। और फिर कोको घुसा, फिर कोको के बाद नट घुसा, और नट खत्म नहीं हुआ, कोको निकला, नट खत्म नहीं हुआ, तब तक एलिफेंट का फिर एली घुस गया। तो जो लिसनर है उसको रिपीटेड रिफ्लेक्शन से क्या होगा कि ओरिजिनल साउंड के ऊपर ओवरलैप करना शुरू कर देगा रिफ्लेक्टेड साउंड। तो क्या होगा, ओरिजिनल साउंड ब्रेन से निकला नहीं और रिफ्लेक्टेड साउंड आके उसको ओवरलैप कर गया, तो बढ़िया से सुनाई नहीं देता है। या कोई गाना अगर सुन रहे हैं तो गाना भी बढ़िया से उसका शब्द वगैरह जो है उसको सुनाई नहीं देता है। अगर कोई लेक्चर दे रहा है हॉल में तो वो भी लेक्चर नहीं सुनाई देता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्बरेशन। तो साउंड ठहर जाता है, रिपीटेड ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, दिस इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। तो इसको दूर करने के लिए हम लोग का जो ऑडिटोरियम है उसका जो वॉल्स है, दैट वॉल्स मस्ट बी कवर्ड विथ साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल। तो साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स क्या क्या हो सकता है भाई, क्लॉथ जिसको कार्टन बोलता है, ये एक साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल है। फिर है आपका थर्मोकॉल है, और भी बहुत सारा चीज है। कॉयर जिसको बोलता है, कॉयर का मतलब हुआ नारियल का चिबड़ा, तो वो भी एक बढ़िया साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स है।
और क्या किया जाता है, वॉल्स वगैरह में होल बना दिया जाता है ताकि रिफ्लेक्शन बढ़िया से हो नहीं, तो ये भी साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो साउंड एब्जॉर्बिंग अगर मटेरियल से पूरा वॉल कवर्ड रहेगा तो रिफ्लेक्शन होगा नहीं, तो एक ही साउंड हमारे पास सुनाई देगा, तो फिर डिस्टरबेंस कम हो जाएगा। इसी को बोलता है रिवर्बरेशन, जो डिस्टरबेंस क्रिएट होता है।